एवरीवन, माय नेम इज सोनीगर एंड वेलकम बैक टू द ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ टेक्साज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B के बारे में। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या आप जीएसटी के बारे में सीख रहे हैं तो आपको पता ही है कि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम आपको प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, बेसिक, एडवांस्ड हर एस्पेक्ट से हम आपको नॉलेज दें। तो आपको जीएसटीआर 3B की देखिए पूरी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो आज हम इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि जीएसटीआर 3B होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आती हैं, कैसे आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं, क्या ड्यू डेट रहती है इसकी, सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B होता क्या है? जीएसटीआर 3B एक मंथली समरी रिटर्न है जो जीएसटी के अंदर बिजनेसेस को फाइल करनी रहती है। ठीक है, इस रिटर्न का यूज होता है आप अपनी इसमें सेल्स टैक्स, लाइबिलिटीज, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन सबको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसमें आप अपने सारे जीएसटी ट्रांजैक्शंस का समरी रिपोर्ट करते हो। ठीक है, अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो तो आपको जीएसटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये रेगुलर और मैंडेटरी किसके लिए? रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में आपको जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल नहीं करना होता। उस केस में आपके लिए अलग जीएसटी रिटर्न है, दैट इज जीएसटीआर 4, और उसका टैक्स पे करने का आपका फॉर्म है CMP 08। उसके बारे में भी हम अपकमिंग वीडियोज में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम जीएसटीआर 3B पर चलते हैं। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट जो है वो 20th होती है ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, और अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो इट इज़ 22 एंड 24। मान लीजिए आप नवंबर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नवंबर की 3B फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए ड्यू डेट आपकी होगी 20th दिसंबर। अगर 20 दिसंबर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर लेट फीस और लेट फीस लगती है। ठीक है, और अगर आपका डेटा वाला जीएसटी फाइलिंग कर रहे हैं, अगर आप नील फाइलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आपके ऊपर लेट फीस लगेगी, और लेकिन अगर आप डेटा वाले जीएसटी फाइलिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर लेट फीस प्लस इंटरेस्ट भी लगेगा, जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसके ऊपर। ठीक है, जीएसटीआर 3B के अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं? जीएसटीआर 3B जैसे मैंने बताया इसे समरी रिटर्न, तो इसमें जो भी जीएसटी के ट्रांजेक्शन होते हैं आपके मंथली या जो भी क्वार्टरली, उसकी सारी चीज़ें आती हैं। मेन सेक्शंस क्या होते हैं, हेडिंग्स में बता देती हूँ क्या क्या रहती है इसमें। आउटवर्ड सप्लाईज रहती हैं, सेल्स जो होती हैं आपकी। इनवर्ड सप्लाईज रहती हैं जो परचेजेस होती हैं आपकी। उसके बाद जितना टैक्स आपका बनता है, जो टैक्स आपने पे किया है वो। इसके बाद अगर आपको कुछ रिफंड बन रहा है, जैसे कि एक्सपोर्ट्स हैं आपके कुछ, तो उस केस में क्या होता है कि आपका रिफंड बनता है जीएसटी आईटी से, आप रिफंड ले सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स। उसके बाद जो आपका आरसीएम वाले अगर आपकी कोई परचेजेस वगैरह हैं तो वो भी आप इसी में आती है आपकी डिटेल्स। ये तो देखिए हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से जो भी चीज़ें थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए थ्योरेटिकली ज़्यादा चीज़ें समझ आती नहीं है, प्रैक्टिकली जब हम सारी चीज़ें करने लगते हैं तभी वो हमें अच्छे से आने लगती हैं। तो अभी हम थोड़ा इसके बारे में पोर्टल पर चल के देखते हैं। यहाँ पे आपको सारे रिटर्न दिख जाती हैं। अब ये है आपका 3B। हम 3B में चल के देखते हैं कि क्या क्या टेबल्स होते हैं और कैसे कैसे। देखिए जब आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं तो यहाँ पे वो फाइल आ जाता है। ठीक है, जीएसटीआर 2B की समरी अगर आपकी जनरेट होती है तो जनरेटेड, ये सब आ जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टेबल की। हम सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं कि टेबल्स में बेसिकली आती क्या क्या चीज़ें। इसके अंदर हमारे जो भी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, ठीक है, और रिवर्स चार्ज वाली जो इनवर्ड सप्लाईज हैं उसकी डिटेल्स आती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी आती है नील रेटेड वाली जो सप्लाईज होती हैं, सॉरी, इसके अंदर हमारी आती है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली सप्लाईज होती है, नील रेटेड वाली टेबल 5 में आती है। 3.2 में हमारी आती है इंटर स्टेट जो भी हमारी सप्लाईज होती है। ठीक है, आउट ऑफ स्टेट IGST वाली जो होती हैं। उसके बाद इसमें इस टेबल में हमारा आता है एलिजिबल ITC, जो भी 2B के अकॉर्डिंग हमारा ITC बनता है वो ऑटो कैलकुलेट होकर हमारा यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमारे एग्जाम नील रेटेड जो भी सप्लाईज होती है वो यहाँ आती है। उसके बाद जो भी अगर हमने लास्ट मंथ की लेट फाइलिंग करी या कुछ हुआ है हमारा, तो उसका लेट फीस और इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाता है प्रीवियस पीरियड का। ये ध्यान रखने की बात है कि आपका अगर आप इस महीने की फाइलिंग लेट कर रहे हैं तो आपका इसी महीने में नहीं आएगा, वो आपका नेक्स्ट मंथ की जब आप फाइलिंग करेंगे तो ऑटो कैलकुलेट होकर आपको खुद दिखाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, कि आपने कितना आपका टैक्स बना था, कितना आपका कैश में पे हुआ है, कितना आपका क्रेडिट में पे हुआ है। और इन दोनों से भी मतलब मान लीजिए आपकी कैश लेजर में कुछ पड़ा है, क्रेडिट लेजर में कुछ पड़ा है, दोनों से एडजस्ट हो गया, उसके बाद आपका कुछ लाइबिलिटी बचता है तो वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा तब जब तक आप पे नहीं कर दोगे। ठीक है, अब हम एक एक टेबल के अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 3.1 की, जिसके अंदर हमारी
आउटवर्ड सप्लाईज और आरसीएम इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स आती है, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई सबसे पहले जो अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड है, मतलब जो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज हैं वो यहाँ पे हमारी आएंगी। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और इफ सेस एप्लीकेबल है। तो देखिए वैसे तो ये डिटेल्स जो है सारी ऑटो पॉपुलेटेड होती हैं जीएसटीआर 3B में, 1 और 2A 2B से हमारी ऑटो पॉपुलेटेड होती है, लेकिन हमें इसको रिकनसाइल करना होता है कि जो हमने फाइलिंग करी है उसके अकॉर्डिंग सही डिटेल्स हमारी यहाँ पे फैच हुई है या फिर नहीं हुई है। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल एरर की वजह से, या फिर क्या होता है कि आपने अभी जीएसटीआर 1 फाइल करी और आप तुरंत 2 मिनट बाद जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो, तो उन केसेस में ना क्या होता है कि 3B की जो समरी है वो जनरेट हो नहीं पाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इनकेस समरी जनरेट हो भी जाती है तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार चेक करके रिकनसाइल करके सारी चीज़ें तभी जीएसटी फाइलिंग करें। अदरवाइज़ क्या आता है कि अगर आपकी कोई सेल्स इसमें नहीं रिफ्लेक्ट हो रही होगी, आप उस पर जीएसटी नहीं पे किए हो, ठीक है, तो वो बाद में फिर क्या करता है आपके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट जो है इशू भी नोटिस भी इशू कर सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। यहाँ पे मैंने बताया टैक्सेबल सप्लाईज। उसके बाद जीरो रेटेड जो सप्लाईज होती है वो आपकी यहाँ पर आपकी शो करेंगे आप टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। नील रेटेड या एग्जम्प्टेड होती है तो वो यहाँ पर। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है वो यहाँ पे, और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज मतलब जीएसटी के अंडर कवर नहीं होती हैं, अगर वो आप सप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पर। सारी डिटेल फिल करके आप कंफर्म करेंगे, सेव हो जाएगा वो डेटा। उसके बाद 3.1.1 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 9(5) वाला जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपकी कुछ ऐसी सप्लाईज हैं जिसके लिए आप अंडर सेक्शन 9(5) टैक्स पे करते हैं तो वो आप उसको यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आर ऑटो ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन वैल्यूज प्रोवाइडेड इन 1 और 1A। 1 और 1A में आप जो भी डिटेल्स दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट कर देता है, ठीक है। इन केस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आपने 1 में दिखाया तो आप उसको फिर वहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे हाथ से भी डाल सकते हैं। अभी इसमें ये देखिए हमें कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फाइल्ड है, ठीक है। जब आप फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखाएगा, सारी चीज़ें आप वैल्यूज फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं 3.2, डेट इज इंटर स्टेट सप्लाईज। इसमें आपकी क्या होती है, जो भी आपने और जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उसके बाहर अगर आपने कोई भी सप्लाईज करी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती हैं। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को अगर आपने कोई सेल्स करी तो वो यहाँ पर, और यूआईएन होल्डर्स को जैसे देखिए मैंने बताया था जो हमारी वीडियो है टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, उसमें हमने बताया था यूआईएन होल्डर्स वाली जो जीएसटीआर 11 जो फाइल करते हैं यूआईएन होल्डर्स, अगर उनको आपने अगर कोई सेल करी है तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे, तभी जाकर वो अपना क्रेडिट वगैरह क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबल आईटीसी की। ये देखिए बहुत ध्यान से देखना है टेबल आपको। कोई भी इम्पोर्ट करवा रहे हो आप, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपका जीएसटी चार्ज हो जाए तो यहाँ पे, सर्विसेज अगर आपने इम्पोर्ट करी है, ठीक है, उसका जीएसटी तो यहाँ पे। उसके बाद रिवर्स चार्ज वाली जितनी भी आपकी परचेजेस हैं वो यहाँ पे उनका डेटा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आईटीसी वाली टेबल होती है उसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू का कहीं भी कुछ भी काम नहीं होता, सिर्फ टैक्स वाले वैल्यू का काम होता है, ठीक है। आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी, ठीक है, इनकी डिटेल्स आती है, तो ये आपको ध्यान से डालना है। कहीं इसमें आप टैक्सेबल वैल्यू डाल दो, फिर आगे कॉलम में देखो ना, सी वाले में आईजीएसटी डाल दो, एस वाले में सीजीएसटी और सेस वाले में एसजीएसटी, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ ध्यान से देख के आपको डालनी है कि इसमें टैक्सेबल वैल्यू का ऑप्शन नहीं होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देख के करनी पड़ेगी कि जहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखा है वहाँ आप टैक्सेबल वैल्यू ही डालो, जहाँ पे जीएसटी अमाउंट है वहाँ जीएसटी अमाउंट ही डालो, और जहाँ पर आपका टोटल वैल्यू वहाँ आप टोटल वैल्यू ही डालो, ठीक है। क्योंकि एक बार रिटर्न फाइल हो जाती है फिर उसको नेक्स्ट मंथ अमेंड करना, ये सब करना, तो इससे अच्छा है कि आप एक ही बारे में सही डिटेल्स फाइल करो। इफ़ गलत हो भी जाती है तो ऐसे कुछ इशू नहीं है, आप उसको नेक्स्ट मंथ ठीक भी कर सकते हो, लेकिन फिर वही है कि अगर आप उसको भूल गए, दिमाग से निकल गया फाइल करना, सही करना, तो फिर जीएसटी नोटिस इशू कर देगा, तो उस केस में फिर आपको उसका रिप्लाई ही देना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका आईएसडी वाला है, आईएसडी से हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, आईएसडी से आपका कोई आईटीसी आ रहा है तो वो यहाँ पे। उसके बाद बाकी उसके इन चीज़ों के अलावा जितना आपका आईटीसी, अब इन चीज़ों के अलावा क्या बच गया, जो भी नॉर्मल परचेजेस का आईटीसी है यार, ठीक है, वो आईटीसी आपका यहाँ पर आ जाएगा।
उसके बाद आईटीसी रिवर्स अगर आपका कोई हुआ है तो, मतलब कि यहाँ पर आपने वो आईटीसी दिखा दिया लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, रिवर्स करना आप उसको, तो यहाँ पे आप अदर्स में उसको रिवर्स में डाल के कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका दिख जाएगा नेट आईटीसी जो भी आपका अवेलेबल होगा, ठीक है। मतलब इतना मान लो कि हमारा देखो इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है 2B में, तो वो ऑटो पॉपुलेट हो गया। लेकिन भाई देखो इसमें से ना हमारा 1000 मान लो इनएलिजिबल आईटीसी है, हमने कोई ऐसी चीज़, हमने मान लो इंश्योरेंस परचेज कर लिया, अब इंश्योरेंस का आईटीसी तो हम क्लेम कर नहीं सकते, ठीक है, इंश्योरेंस का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ब्लॉक क्रेडिट में आता है, वो इनएलिजिबल आईटीसी होता है। तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स दिखा देंगे कि भाई देखो ये 26,000 का आईटीसी हमें आया है पोर्टल पे, 1000 हमारा इनएलिजिबल आईटीसी है, तो हम उसको यहाँ पे रिवर्स में दिखा रहे हैं, तो हमारा नेट आईटीसी बच जाएगा वही हमारा 25,000, ठीक है, सब कैलकुलेट करके। इसके बाद अदर डिटेल, आईटीसी रीक्लेम्ड विच वॉज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2, मतलब कि पिछले महीने मान लो आपने ना कोई ऐसा आईटीसी था जो यहाँ पे आपने रिवर्स में दिखा दिया था, लेकिन भैया इस महीने हमें पता चला कि वो तो हमारा सही आईटीसी था, वो तो हमें रिवर्स करना ही नहीं था, तो फिर हम उसको यहाँ इस टेबल में रिक्लेम कर सकते हैं। और इन एलिजिबल आईटीसी है कोई हमारा, और आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू पीओएस रूल, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, उसके अंडर अगर हमारा कोई आईटीसी रिस्ट्रिक्ट है या इनएलिजिबल है तो हम उसको यहाँ पे डिटेल्स दिखा के सेव करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आईटीसी वाले टेबल की बात। अब हम बात करते हैं एग्जाम नील और नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज, ठीक है। मतलब कोई भी हमारी ऐसी सप्लाईज है, परचेजेस सप्लाईज मतलब सेल्स वाली नहीं, इनवर्ड सप्लाईज मतलब परचेजेस है हमारी कोई, जो हमने कॉम्पोजिशन स्कीम वाले से परचेज करी है, या फिर नील रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जाम या नॉन जीएसटी सप्लाई कोई हमारी परचेजेस हैं, तो उनकी डिटेल्स हम यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट और लेट फीस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑटो कैलकुलेट होके आ जाता है। अगर ये आपका नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे रिकम्प्यूट इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है आपके पास, आप रिकम्प्यूट इंटरेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे, ठीक है। लास्ट आता है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में देखिए ये हमारा होता है कैश लेजर बैलेंस, जो भी हमारा कैश लेजर बैलेंस है वो उसकी सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद हमारा आता है क्रेडिट लेजर बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट लेजर मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जो भी हमारा आईटीसी वाला होता है वो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी अगर हमने टैक्स पे कर रखा होता है पोर्टल पे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, या फिर जो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपको टीसीएस क्लेम मिलता है, ठीक है, वो टीसीएस आपका कहाँ जाता है वो भी आपका कैश लेजर में ही शो करता है आपको। उसके बाद आपका उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल्स आ जाती है, ये रिवर्स चार्जेस वाली परचेजेस हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे क्यों दिखा रहा है आपको, क्यों, क्योंकि हमें इसका भी टैक्स पे करना है। रिवर्स चार्ज वाला तो सामने वाला पर्सन नहीं पे करेगा ना, वो तो हम खुद ही पे करके खुद ही उसका आईटीसी क्लेम करेंगे, तो इसलिए वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। उसके बाद अदर देन रिवर्स चार्ज जो मतलब हमारी सेल्स हैं उसका आपका यहाँ पे आ गया जो जो टैक्स बनता है। फिर आईटीसी से कितना कितना पे हो रहा है, देखिए ये पूरा आईटीसी से हो गया, आईटीसी से रिवर्स चार्ज वाली बात देखिए, रिवर्स चार्ज का जो भी होता है टैक्स वो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं होगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई बैलेंस है तो वो वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, वो क्रेडिट लेजर से कभी एडजस्ट नहीं होगा। अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस नहीं है तो वो आपको इन कैश पे ही करना पड़ेगा पोर्टल पे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए जो हमारा नॉर्मल सेल्स था वो वाला तो हमारा आईटीसी से एडजस्ट हो गया, ठीक है, लेकिन जो हमारा रिवर्स चार्ज वाला था वो हमारा आईटीसी से एडजस्ट नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे देखिए हमारा आएगा रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन कैश। ये देखिए एक एक कॉलम में ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे अदर देन रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन कैश की मतलब ये हमारा जो अदर देन रिवर्स चार्ज वाला जो टैक्स था, मान लो यहाँ पे 55,000 हमारा बन रहा है, हमारे पास 50,000 ही आईटीसी था भाई, 5,000 वो तो बच गया ना, तो वो हमें यहाँ पे दिखाता है कि ये वाला जो अदर देन रिवर्स चार्ज वाला है ना, ये आपको 5,000 कैश में पे करना है, क्योंकि आपके क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस नहीं है कि ये वहाँ से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स चार्ज वाला कि हमें कैश में पे करना है, ठीक है। देखिए रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन कैश, ये 1 रुपया भी आपका क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं होगा, ये पूरा आपको इन कैश ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद
अगर आपने लास्ट मंथ लेट फाइलिंग करी थी तो इंटरेस्ट आपका कितना बनता है पेबल। फिर टू बी पेड इन कैश की कितना आपको अब कैश में पे करना है। अगर आपका कैश लेजर में पड़ा होगा बैलेंस तो वहाँ से एडजस्ट कर लेगा, नहीं पड़ा होगा तो भैया पूरा कैश में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि कितना कैश में पे करना है आपको। फिर आपकी लेट फीस पेबल, लास्ट मंथ लेट फाइल किया था तो उस पर कितना लेट फीस बनती है, और फिर लेट फीस टू बी पेड इन कैश की। अगर कैश से एडजस्ट होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो अगर थोड़ी बहुत हुई तो उसके बाद कितनी बचती है। फिर यहाँ पे इन सब का टोटल करके आता है आपका यहाँ पे कि आपको इतना एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है। अगर आपके कैश बैलेंस में कुछ भी पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो यहाँ पे आपका वो एडजस्ट कर देगा। फिर यहाँ पे आपको बचेगा रिमेनिंग बैलेंस। मान लो यहाँ पे 100 रुपये रिवर्स चार्ज आपका 600 रुपये बन रहा है, 100 रुपये आपका इंटरेस्ट बन रहा है, 100 रुपये आपका लेट फीस बन रहा है, तो कितना हो गया टोटल 800 रुपये हो गया। 400 रुपये मान लो हमारा कैश बैलेंस में पड़ा था, ठीक है, तो 400 रुपये यहाँ पे हमारा दिखा देता है ये कि 400 रुपये यूटिलाइज हो गया। उसके बाद फिर हमारा एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में दिखाता बाकी का 400 रुपये, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, यही सब टेबल्स हैं इसमें, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको डिटेल्स फिल करके सारी चीज़ें, अगर आपका जो भी बन रहा है क्लेम ब्लेम करके आईटीसी, फिर आपको फाइलिंग करनी रहती है, ठीक है। अगर कोई टैक्स पेबल बन रहा है तो वो पे करना है, कंफर्मेशन जब हो जाएगा उसका चालान का, तो बस वो चालान की रिसीट डाउनलोड कर लो और फाइलिंग कर दो। लेट फाइलिंग पे देखिए क्या होता है कि अगर आपकी नील फाइलिंग है तो आपको 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगती है, 25 फॉर CGST एंड 25 फॉर SGST। अगर आपकी डेटा वाली फाइलिंग और वो आपने लेट फाइल करी तो 100 रुपीज़ पर डे पेनल्टी, प्लस जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये GSTR 3 भी एक बहुत सिंपल रिटर्न है जिसमें आपको अपनी सारी सेल्स, परचेज, टैक्स पेड, ITC सारी चीज़ें हमने देखी कैसे कैसे रिपोर्ट करनी है सारी चीज़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पर फाइल करना, ताकि आप GST के अंदर कंप्लायंट रहें और पेनल्टी से बच सकें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी अकाउंटिंग, टैक्सेशन या सेक्रेटेरियल काम से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ या कोई भी नॉलेज लेनी है तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। आपको वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। So thank you for watching. We will see you in the next video.